हरी बोल हरी बोल। अब a प्लस बी माइनस एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से 4 पाई माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसा एक्स की जगह लिख देना। समझ में आई बात? ठीक है, अगर ये बात मैं ऊपर पुट कर दूं तो क्या होगा? लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरे को प्रश्न में बताया। क्या साइन के इस पूरे को हजम कर पाएगा? क्या साइन के इसे हजम कर पाएगा? साइन के अंदर आ जाएगा बच्चों साइन के अंदर k की जगह डाला मैंने 4x माइनस 1, अच्छा k की जगह डाला k की जगह तो 4 पाई को तो हजम कर जाएगा, लेकिन माइनस 1 माइनस k को हजम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नीचे की बात करते हैं। नीचे मैंने क्या चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? लेट्स हैव अ वॉइस पोल चेक, quick check voice. Is it clear to everyone? Let me know by the poll. Quick check. Yes, clear enough ना? चलो, फैंटास्टिक, गुड, ग्रेट। कल होमवर्क मिल गया था स्टूडेंट्स, आपने ट्राई किया? छोटा सा नाइस मैंने दिया था बुकलेट से बाहर, दिशा की डीपीपी वाला होमवर्क था। चलो उसे डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छे मिक्स्ड क्वेश्चन थे, वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब टाइप के, वो मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। आई विल जस्ट ट्राई डिस्प्लेइंग दैट क्विकली। आपके बैच पे व्हाट्सएप पे डाला हुआ था, वहां से मैं उठा रहा हूँ उसको। बैच बी यहाँ पे, हियर इट इज, आई गॉट इट। ये इसलिए लगाई ताकि ये 71 नीचे का 2 पाई चला जाए। बोलो हजम हुई बात? अरे कुछ बोलो, नहीं तो मैं दूसरा तरीका लेता हूँ ताकि ऊपर से लिमिट 0 से 1 आ जाए। बोलो। Yes, I have been able to take it. आपको स्क्रीन दिखेगी स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड्स। मेरे इस क्वेश्चन में दो टारगेट है, एक तो लिमिट को 0 से 1 करना, दूसरा टारगेट है t/2 को 1 बनाना। ठीक है, और साइन की कैपेसिटी 2y 4 पाई 8 पाई, ये छोटी मोटी चीजों से साइन को डर नहीं लगता है। ये चीज क्लियर है? साइन को 2 पाई 4 पाई से डर नहीं लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 पाई, मैं यहाँ साइन t/2 को साइन 4 पाई प्लस t/2 तो चाहे जब लिख सकता हूँ। सही बात है, 4 पाई प्लस t/2 लिख सकता हूँ, इससे तो कोई फर्क ही नहीं है किसी को। तो मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए 4 पाई प्लस t/2 को और मैं के मानने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, स्क्रीन क्लियरली दिख रही है स्टूडेंट्स? इज इट रीडेबल? ऑल द क्वेश्चंस कैन यू रीड? थोड़ा और जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
थोड़ा और जूम Yes, कर yes, देते हैं 2 by जितना हो divided सक by रहा है, yes. हमें अगर लिमिट 1 लानी है तो यहाँ 2 थोड़ा by सा divided और by, करते हैं। ठीक है, 2 pi minus t by 2 को k माना ताकि ये t by 2 बदल जाए और ये Yes. लिमिट चेंज हो जाए। Okay, all अब questions इसमें are अगर तुमने visible. 4 by डाला तो कितना आ जाएगा? 0। 13th क्वेश्चन से अगर डिस्कशन तुमने 4 स्टार्ट by करते हैं। minus 2 डाला तो लिमिट आ 13th जाएगी 1। क्वेश्चन में मैंने आपको ऑडियो नया से बताया था लिमिट फॉर्मूला आता क्या तो यूज करना है इसमें, लिमिट का वी काम बार होता है इज वो ओमेगा प्रोबेबिलिटी बार या वो क्रॉस या साइन, आर बार। इसका मतलब यहाँ आप यूज ठीक है। करेंगे तो आई नीचे जे 4 के, pi minus 2 कैसे ओमेगा वाली चीज ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, राइट। 3 minus 4 1 and 5 minus 6 6। क्या आपको ये एक्सपांड करते आया स्टूडेंट्स? क्या आपका आंसर इसके हिसाब से देखो, सबसे पहली टर्म में मैं चेक करूं आई के साथ क्या आएगा, 6 इंटू दिस -24 -24 माइनस -6, इतना आई कैप आएगा। और आगे बाकी जे की टर्म्स और के की टर्म्स ये सब आएगा। सिर्फ आई कैप भी निकाला स्टूडेंट्स तो -18 आई कैप आ रहा है, राइट। बाकी जे कैप वे कैप मुझे निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या एक ही स्टूडेंट ने किया? क्या एक ही स्टूडेंट ने किया, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया? ऑप्शंस क्या आएंगे? Which option will be the answer? Did you find this? Effectively, this is fourth option. D option is the answer. Yes. D option is the perfect answer to this. Right? Chalo, fantastic. Okay. अच्छा, ये स्क्रीन क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ब्लर क्या है? ये वाला ब्लर होगा, मेरा फेस आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। ये वेबकैम है डेस्कटॉप पे यहाँ लगाया हुआ, तो उसका रिजोल्यूशन इतना आप हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन स्क्रीन है वो क्वेश्चन दिख पा रहा है ना आपको, जो सॉल्यूशन है वो विजिबल है ना, क्लियर है ना? यस, या चलो 14th क्वेश्चन इज अ सुपर क्लास क्वेश्चन। 14th इज अ सुपर क्लास क्वेश्चन, एकदम सुपर क्लास क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, पहली स्टेप में दिया है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए बार डॉट बी बार। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला आपको याद है? क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या साइन थीटा आता था कि कॉस थीटा आता था स्टूडेंट्स? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता था, साइन थीटा आता था कि कॉस थीटा आता था? बताइए, साइन थीटा आता था कि कॉस थीटा आता था? साइन थीटा आता था, राइट। मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मॉड लिया हुआ मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखनी है। तो ए बी साइन थीटा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब क्या आएगा? ए डॉट बी मतलब राइट हैंड साइड में आएगा ए बी कॉस थीटा, राइट। राइट साइड में आ रहा है ए बी कॉस थीटा। क्या ए बी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स दोनों साइड? ए बी कैंसिल हो रहा है। बताओ अगली स्टेप में क्या लिखूं मैं? साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा है, तो अगली स्टेप में क्या लिखूं बताइए? किसी को कोई आइडिया आ रहा है अगली स्टेप में क्या लिखेंगे? छोटा छोटा ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सिंपल किया हुआ है थोड़ा सा, क्या करेंगे अगली स्टेप में बताइए? एनी हिंट्स? वेरी गुड, परफेक्ट। साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे इस साइड पे। क्या डायरेक्ट लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के फॉर्मूले का एक सिंप्लीफिकेशन होता है, साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? tan थीटा लिखते हैं, परफेक्ट। tan थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा की वैल्यू √3, मतलब थीटा कितने डिग्रीज होगा? कितना डिग्रीज थीटा होगा स्टूडेंट्स? √3 कितने डिग्री की होती है वैल्यू? याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, √3 किसका tan होता है? √3 किसका tan होता है? 60 डिग्रीज का tan होता है, करेक्ट। 60 डिग्रीज का tan होता है। मैं जरूर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो जो स्टूडेंट्स अभी जवाब दे रहे हैं ना क्लास में, सही सही से चैट पे जवाब देते हैं, वो स्टूडेंट जरूर अच्छा स्कोर करने वाले एग्जाम में, अच्छा स्कोर करेंगे और आगे की बैच में जाएंगे, फास्टर वाली बैच में जाएंगे। अच्छा बैच का सेपरेशन होगा, उसमें फास्ट बैच में जाएंगे। सब लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स,
आपने ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सिंपल वैल्यू सब याद करनी है। 30 डिग्री 45 डिग्री ये स्कूल में इसीलिए पढ़ाया गया था क्योंकि 11th में काम में आता है, राइट। तो अब आगे आपको पूछा क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछना मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार पूछा गया है। तो क्या मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार मतलब रिजल्टेंट का मॉड पूछा गया है। क्या ये फॉर्मूला को मैं ऐसा लिखूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमने क्लास में p बार प्लस q बार लिखा था, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा था। यहाँ a बार प्लस b बार कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल बात है स्टूडेंट्स। अब रही बात, हमें a तो पता नहीं है, तो a को तो वैसा ही लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड कुछ सवाल में दिया नहीं है, b का भी कुछ दिया नहीं है, 2ab को भी वैसे ही लिखूंगा, लेकिन cos थीटा अब हमें पता है कि नहीं। cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री कितना होता है, cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री होता है हाफ। तो क्या मैं वो स्टेप पे हाफ लिख लूं, यहाँ पे हाफ लिख लिया स्टूडेंट्स। चलो बताओ क्या जवाब आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हाफ ये कैंसिल होके ए बी, कौन सा ऑप्शन जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन जवाब आ रहा है, विच ऑप्शन इज द आंसर। 14 से पहले को डाउट, 14 से पहले को डाउट, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन ब्लर नहीं दिख सकते स्टूडेंट्स आपको, आपका आपके फोन में कुछ खराबी होगी फिर, बिकॉज मैं तो छोटे स्क्रीन पे भी मैंने मोबाइल पे भी चेक किया, इट्स विजिबल। आप लोग के पास तो मोबाइल या डेस्कटॉप होगा, मोबाइल से छोटी तो कोई चीज नहीं यूज कर रहे हो आप, तो स्क्रीन पे दिखना चाहिए स्टूडेंट्स, ये क्लियर होगा आपको, यहाँ पे दिखना चाहिए, डी ऑप्शन इज द आंसर। बोला है कि यहाँ जो gx है वो g इनवर्स x, यहाँ पर उन्होंने लैपटॉप बोल पे रखा है ब्लर कि दिख रहा gx है, है अब मेरे पास वो डेस्कटॉप और ज्यादा मोबाइल दोनों है, उनका तो है, दोनों साइज की चीजें मेरे पास है, आई कैन इसलिए परफेक्टली gx क्लियरली सी दिस है, स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्वेश्चंस तो आपको क्लियरली दिखने ही चाहिए। चलो 15th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको से बताया था, आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार होता है फॉर्मूला है, टाइप ध्यान देना, मैं दो फॉर्मूले को बॉक्स कर रहा हूँ इस पेज पे ब्लू कलर वाले, वी बार इज ओमेगा बार क्रॉस आर बार, टॉर्क इज आर बार क्रॉस एफ बार, है ना। वी के फॉर्मूला में आर बाद में आता है, टॉर्क के फॉर्मूला में आर पहले आता है, ठीक। तो इसका आंसर यहाँ पे कैसा आएगा, आई जे के, आर वाली टर्म्स पहले लेनी है, आर वाली क्या है कोएफिशिएंट्स, आर के कोएफिशिएंट देखिए 731 और नीचे क्या आ रहा है -315, ठीक है, -315। ओके, इसका भी आपको पूरा एक्सपेंशन हमें करना पड़ेगा। क्या पहली टर्म निकाल के देख लू, सिर्फ पहली टर्म क्या आ रही है, आई कैप के साथ क्या आ रहा है, आई का रो और कॉलम हटाओ, 3 5 जा 15 -1 आई कैप, राइट। बाकी आगे और कुछ कुछ आ रहा होगा, जे कैप वे कैप, देखते हैं 14 आई कैप वाले कितने ऑप्शन है, 14 आई कैप वाला कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, क्या कई ऑप्शन अवेलेबल है 14 वाले, नहीं एक ही ऑप्शन है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है, तो वही आंसर होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है, दैट शुड बी द आंसर। 16वां तो इजी था स्टूडेंट्स, मैं वेट कर रहा हूं, मैं 16th क्वेश्चन के लिए पोल लेने वाला हूं, किसी ने एज अ होमवर्क भी नहीं किया था तो अभी भी कर लोगे ना, तो 1 मिनट में आप जवाब ला दोगे। 14वां क्वेश्चन अगर आपको समझा है, 13 14 15 समझा है, तो 16 तो बहुत आसान है। आई एम गोइंग टू टेक अ पोल, डोंट टाइप ऑन द चैट बॉक्स, 16 के लिए डू नॉट टाइप ऑन द चैट बॉक्स, आई एम गोइंग टू ओपन अप अ पोल फॉर दैट, I'm going to open up a poll for 16th question. 1 minute from now, poll has started. क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैंने क्या बताया था, fx को x को y में चेंज करके, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एरिया
ये वाला gx का एरिया fx के एरिया से कहां से कहां तक ft dt, ठीक है, कहां से कहां तक, तो मेरा 1 कहां पर आता है 0, चलो देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही है। और fx वी आर गेटिंग मेनी आंसर्स। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ओके ओके, कुछ सेकंड बाकी है स्टूडेंट्स, ट्राई फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम विल एंड, डू फास्ट। f dash x नहीं होगा, मतलब मैं इनवर्स फंक्शन का एरिया आपको पढ़ाया था, इनवर्स फंक्शन का एरिया मान लो सपोज a से लेके b में आपको अगर बहुत अच्छे कितना को स्टूडेंट्स, बताया था, मेजॉरिटी जीत गई, फैंटास्टिक, वेरी गुड। 11 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से वो सही जवाब आ रहा है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी बहुत लोग डी ऑप्शन में फंस गए, कुछ लोगों ने ए और सी भी लिखा, ज्यादातर डी ऑप्शन में लोग फंस गए। देखते हैं क्यों आप फंसे। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड दिए हुए, तो लेफ्ट साइड को मैं लिखूं स्टूडेंट्स ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। अच्छा, राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट है तो वो तो है ए बी कॉस थीटा, तो दोनों साइड में ए बी कैंसिल हो रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बन रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो 90 डिग्री क्यों लग रहा है स्टूडेंट्स के आपको? 90 डिग्री बहुत लोगों ने क्यों टाइप किया? साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होते हैं क्या 90 डिग्री के? नहीं, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना। साइन 90 डिग्री इज 1, कॉस 90 डिग्री इज 0। तो ये वैल्यूज तो नहीं आनी है। कौन से ऑप्शन में साइन और कॉस इक्वल होता है? सेकेंड ऑप्शन का साइन और कॉस इक्वल होता है। आप एक और मेथड कर सकते हो, वापस कॉस से डिवाइड करके tan थीटा इक्वल टू 1 भी कर सकते हो। इससे भी आपको याद आ जाएगा कि tan थीटा किसका 1 होता था? 45 डिग्रीज का 1 होता था, इसलिए ये सही जवाब है। 45 डिग्री इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर? 45 डिग्री इज द परफेक्ट आंसर। That is in second option. चलो 17वां क्वेश्चन में भी मैं पोल लूंगा, आपको पहले हिंट देना चाहता हूं मैं, जिन लोगों को ये सवाल नहीं आता। देखो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्या हमने कल परसों के क्लास में देखा था कि परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। पी बार परपेंडिकुलर टू क्यू बार दिया है, मतलब cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 0 होता है, 90 डिग्री का cos 0 होता है, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ये हिंट है। अब आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए इस क्वेश्चन में, डॉट प्रोडक्ट 0 से ट्राई कीजिए। मैं अब आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, उसके बाद आपको हम डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का। अगेन पोल इज स्टार्टिंग फॉर 1 मिनट फ्रॉम नाउ। चलो चलो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, गेस वर्क नहीं, बराबर आपका आ रहा होगा तो जवाब दीजिए। देखिए, a इंटू ए डॉट प्रोडक्ट लेने जाएंगे, प्लस a इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, मतलब आपका कुछ इक्वेशन बन जा रहा है स्टूडेंट्स। ये क्या जाना पहचाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं आप, है ना? इस तरीके से आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी a की वैल्यू एक तो 3 आ रही है, या तो -1 आ रही है। पोल का टाइम एंड हो चुका होगा, जब तक मैंने आंसर निकाला तब तक पोल का टाइम एंड हो चुका होगा, राइट?
ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक का रूट क्या आ रहा है? 3 और -1 आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 और -1 आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू 3 है। कैसे कैसे ऑप्शन लिख रहे हो स्टूडेंट्स? इसका मतलब आपने सॉल्व नहीं किया। देखो कितना क्लियर पता चल जाता है। तो टेस्ट में ऐसे ही होता है, एग्जाम में पता चल जाता है कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ 2 लोगों का जवाब सही था स्टूडेंट्स। ये दिस क्वेश्चन यू हैड अ बैड परफॉर्मेंस, दिस वाज अ रियल बैड परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता था स्टूडेंट्स? कि क्या घाई हो गई आपको, 1 मिनट में नहीं आया इसलिए आपने कुछ भी टोला मार दिया? ऐसा ही हुआ है ना, इस बार आपने टोला मार दिया, आपको जवाब आया नहीं 17 का, इसलिए आपने कुछ तो क्लिक करना है तो टिक कर दिया। ऐसा हो गया स्टूडेंट्स इस बार। यू हैव नॉट केयरफुली फाउंड द आंसर। लिख लीजिए सॉल्यूशन इसका, आपके पास ये लिख लीजिए। क्वेश्चन भी मुझे पूरे क्लास को ये चाहिए कि क्वेश्चन भी लिखना है आपने, आंसर भी लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, पी बार क्या है, क्यू बार क्या है लिखिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। सवाल लिखिए, जवाब बोर्ड पे है वो भी लिखिए। ऑप्शंस नहीं लिखोगे तो चलेगा, ऑप्शंस लिखना कोई जरूरी नहीं रहता, सवाल और जवाब आपको निकालते आना चाहिए। एग्जाम में ऑप्शन टिक करेंगे, अभी नोटबुक में ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल और जवाब लिखिए, अच्छे से लिखिए। चलो तो अप्लाई ऐसे किया बेटा, ये फंक्शन 0 से x तक और ये फंक्शन f of 0 से f of x तक, क्लियर है? तो x into f of x फॉर्मूले के हिसाब से b into f of t, तो x into f of x minus 0 into f of t, 0 into f of 0 0 हो जाएगा, तो ये आ गया केवल f of x बराबर this। और f dash के नीचे f को लिया बराबर x, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्लियर हुआ? ये क्या होगा, f dash upon f का इंटीग्रेशन होता है ln f और x का होता है x square by 2 प्लस। आगे कर सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी ये समझ लो, ये यहाँ से आई एरिया के उससे, क्लियर है? नोट कर लो चाहो तो सारे लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, ठीक। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, मेरी बात समझना इसकी बेटा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को मैं अब अगले पेज पे लेता हूँ, अभी थोड़ी जगह कम बच रही है अपने पास, सो आई विल ऐड इट टू नेक्स्ट पेज। तो क्या ए से लेके डी में इसका एरिया ये आएगा? बोलो। और इसका इनवर्स फंक्शन है वो कुछ ऐसा 18th is a beautiful question, wonderful question students, superb एकदम। ठीक है, और होगा क्या, मैंने इसकी भी हिंट आपको भेजी थी, इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने ग्रुप पे ऑडियो से, कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है वो वेक्टर नहीं है, हमने फर्स्ट दिन के लिस्ट में देखा था, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एफ बार और एस बार इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, जहां पे एस बार का मतलब क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से आता है आपका वर्क डन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या सवाल में फोर्स दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? यस, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, यूनिफॉर्म फोर्स बोला है, फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, फोर्स की वैल्यू सवाल में दी हुई है। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है? नहीं दिया है, बट क्या आपको फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का? हमने एक क्वेश्चन में किया था, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देयरफॉर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को, एस बार नोटेशन दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट एस बार। फाइनल पोजीशन क्या है क्वेश्चन में, देखिए फाइनल पोजीशन इज 14i प्लस 13j प्लस 9k, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल पोजीशन। लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए मेरे साथ साथ सॉल्यूशन लिखिए ये, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए, ये सब्ट्रैक्शन करके बताइए कि एस बार क्या आया, डिस्प्लेसमेंट क्या आया बताइए, कैलकुलेशन कीजिए और डिस्प्लेसमेंट क्या आई उतना बताइए पहले। मुझे डिफरेंस मिल गया, उसमें वैल्यू x की वैल्यू, वहां पर आईटा की वैल्यू 1
से लेके 10 तक है, जहाँ आइटा की वैल्यू 1 से लेके 9 तक है। मतलब आइटा दिखाया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन एक्चुअली में वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सही बात है यहाँ तक? बोलो क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, मुझे सिग्मा निकालना है 1 से लेके 10 तक, ठीक है? सिग्मा की बात कर लेते हैं, तो क्या मैं सिग्मा को ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना, सिग्मा 1/10√3 आया है, अच्छी बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, 1/1 प्लस आइटा अपॉन 10√3 पूरे का स्क्वायर। ओके, 11 आई कैप आ रहा है, बहुत अच्छे, प्लस 11 जे कैप, करेक्ट, और प्लस 15 के, वेरी गुड, इस स्टेप तक आप बिल्कुल सही हो। चलो, नाइस। अब फोर्स को लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, फोर्स सवाल में दिया था, 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। अच्छा, न्यूटन भी लिखा हुआ है ऐसा, ओके, न्यूटन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होगा स्टूडेंट्स, सवाल में दिया है, देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स, पढ़ रहे हो आप, सवाल में दिया है डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स, तो वो लिखेंगे हम मीटर्स में। अच्छा, अब हमें फाइनली वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, आई आई वाली टर्म्स 4 इंटू 11, जे वाली टर्म्स 1 इंटू 11, प्लस के वाली टर्म्स 3 इंटू 15, ये आंसर आना चाहिए। करिए कैलकुलेशंस, करिए कैलकुलेशंस, बताइए जवाब, करिए कैलकुलेशंस और जवाब बताइए। हंड्रेड, परफेक्ट, 100, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, है ना। न्यूटन इंटू मीटर, यूनिट दे सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, जिसी को जूल भी कहते हैं, है ना, वर्क का यूनिट को जूल भी कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके न्यूटन इंटू मीटर आएगा, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। तो 100 जूल इज द परफेक्ट आंसर, 100 जूल इज द परफेक्ट आंसर। चलो, यहाँ 1 की जगह पर आयोटा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ जो 1 लिखा है ना, ये 1 नहीं, यहाँ आयोटा होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि 1/t सिग्मा f ऑफ 1/t f ऑफ कितना होता है यहाँ, चलो 19th क्वेश्चन देखे स्टूडेंट्स, लास्ट इन दिस सीरीज 19th क्वेश्चन। क्या आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स कि कोई वेक्टर ऐसा दिया रहा तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? जैसे यहाँ पहला वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस के, कुछ रूट में फॉर्मूला आता था ना स्टूडेंट्स, रूट में मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करने का रूट में फॉर्मूला आता था, करिए तो, 3 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ रहा है चेक करो तो, क्या आ रही है वेक्टर की लेंथ चेक करो, क्योंकि हमें पूछ रहे हैं ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो हम ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लेते हैं, लेंथ फाइंड कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ट्रायंगल कैसे बन रहा होगा। ये लेंथ फाइंड करते हैं कितनी हो रही है, कितनी हो रही है ये लेंथ, √14 आ रही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, इसको मैं a करके डिनोट कर सकता हूँ, मॉड ऑफ a पर। वैसे b फाइंड करके बताओ तो मुझे, b क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, करो तो b का आंसर क्या आ रहा है, b का आंसर क्या आ रहा है, रूट ऑफ, देखो तो, देखो तो b का आंसर क्या आ रहा है, √35 आ रहा है, बहुत अच्छे से। सी का भी कर लो, तीनों लेंथ हमें चाहिए, सी का कर लीजिए, रूट ऑफ
सब वैल्यूज पुट करके देखिए सी क्या आ रहा है, रूट ऑफ, देखिए सी क्या आ रहा है, रूट ऑफ रूट ऑफ 21 आ रहा है। चलो गुड कैलकुलेशन, अच्छे से। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स है, आंसर्स है रूट 14, रूट 35, रूट 21, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको? ये वैल्यूज कुछ जानी पहचानी लग रही है अंदर की, रूट के अंदर की वैल्यूज? क्या रिलेशन बन रहा है उसमें, क्या रिलेशन बन रहा है बता सकते? 14, 35, 21 में क्या रिलेशन है? वाह वेरी गुड, किसी को, इंद्रजीत को समझ आ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक एक ऑब्जर्वेशन ऋषिकेश का भी सही है कि सब सी के मल्टीपल है, सब सी के मल्टीपल है, ठीक है। बाकी डू यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स कि 14 में 21 ऐड करेंगे तो 35 आता है, 14 में 21 ऐड करेंगे तो 35 आएगा कि नहीं? तो 14 किसकी वैल्यू है? ए इज रूट 14, मतलब 14 ए स्क्वायर है, 21 ये सी का स्क्वायर है, सी वाली लेंथ का स्क्वायर है, और 35 ये बी वाली लेंथ का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला देख के आपको याद आया, पाइथागोरस जैसा कुछ लग रहा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसा लग रहा है कि नहीं? पाइथागोरस जैसा हो गया। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एक ऑब्जर्व करना, आप ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चन में एक बात, क्या आपने किसी ने ये देखा कि ए बार जो दिया था क्वेश्चन में, ए बार जो था और बी बार और सी बार था, इसी में एक रिलेशन था, बी बार और सी बार को आप ऐड करते तो ए बार मिल रहा है, ये भी आपने ऑब्जर्व किया क्या? देखो बी बार और सी बार वाली टर्म्स ऐड करो तो आई कैप ऐड करो, जे ऐड करो, के ऐड करो, क्या आपको दिख रहा है ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, हाँ या ना? यस, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, तो आप इवन डायग्राम समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रही है, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर मिल रहा है। हाँ, हालांकि हाइपोटेनस कौन है? ये बी है, बी इज द हाइपोटेनस, बी इज द हाइपोटेनस, ओके। तो डायग्राम कैसे होगी स्टूडेंट्स पता है? यहाँ पे एक बी वेक्टर है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है, एक सी वेक्टर है ऐसा, और दोनों को ऐड कर दिया तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये बन रहा होगा आपका ए बार, ऐसा। ये डायग्राम है, ये प्रिसाइज डायग्राम है इस क्वेश्चन की, जहां पे लेंथ की वैल्यूज हमने निकाली हुई है। लेंथ क्या है? लेंथ ये है, ये वाली रूट 21 है, ये वाली लेंथ हाइपोटेनस रूट 35 है, और ये नीचे की जो सबसे छोटी लेंथ है वो रूट 14 है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये हो गई इस सिचुएशन की डायग्राम। चलो लिख लीजिए, आंसर है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, फाइनल आंसर आया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उतने की हमें जरूरत नहीं है, और आप यही समझ तो x + y < 5x, चलो हमने हाफ एन आवर स्पेंड किया ये 7-8 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में और लिख लेने में भी। आपको एग्जाम में इससे ज्यादा टफ सवाल जनरली नहीं आएंगे, मोस्टली सवाल ऐसे लेवल के या कुछ इससे भी आसानी सवाल आपको आएंगे। आपने बुकलेट सॉल्व की होगी तो आपको बुकलेट्स में बहुत सारे आसान सवाल मिलने वाले हैं, इससे आसान भी मिलेंगे, अच्छे ऐसे टफ भी मिलेंगे, कुछ ऐसा नाइस मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस इज अवेलेबल so that you are expected to solve. आज आगे के थोड़े से टॉपिक्स पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, we will go ahead to learn some new things. एक नई चीज आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, उसके लिए साइड में मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले, राइट साइड में आप समझ लीजिए चीज, बाद में आप लैमीज थ्योरम पढ़ पाएंगे।
मैथ्स में एक रूल आता है, साइन रूल कहते हैं उसको, साइन रूल कहते हैं या रूल ऑफ साइंस कहते हैं, SINE, ट्रिग्नोमेट्री वाला एक रूल है। ये कहाँ आएगा आपको, मैथ्स में आगे आएगा, 11th-12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अभी नहीं पढ़ोगे आप, ये आने वाला है, लेकिन इसकी जरूरत अभी हमें फिजिक्स में पढ़ने वाली, इसलिए मैं पहले से बता के रखता हूँ। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स में वापस आ जाएगा। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है और उसकी साइड्स है, मान लो स्मॉल a साइड है लेंथ, ये साइड लेंथ b है, ये साइड लेंथ c है, ओके। और ट्रायंगल के वर्टाइसेस ऐसे है, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स A B C, A B C, कैपिटल A B C, ओके। तो ये यहाँ पे कैपिटल A एंगल होगा, एक B एंगल होगा, एक C एंगल होगा ना। ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो एक रूल है, साइन रूल क्या कहता है, साइड A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू साइड B divided by sin B is equal to small c divided by sin C. Yes, students. So this is the sine rule. This is the sine rule. Okay. So ये यहाँ पे अब लैमीज थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स। लैमीज थ्योरम क्या बोलता है, if three vectors, if three कोप्लेनर वेक्टर्स, पहले समझ लीजिए स्टूडेंट्स, लिखने को टाइम दूंगा। if three coplanar vectors, if three coplanar vectors add up to 0, सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए, add up to 0, इसी को कहते हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस हो गए, ठीक है। एड अप टू 0, आर इन इक्विलिब्रियम, इसका ही मतलब आर बैलेंस्ड, ओके। तीनों फोर जो है वो बैलेंस्ड हो गए, बैलेंस्ड हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए बराबर, और एड अप टू 0 हो गए। if three coplanar vectors add up to 0, if three coplanar vectors add up to 0, ओके। डायग्राम कैसी बनेगी मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना डायग्राम कैसी बनेगी। डायग्राम बनेगी, ये एक वेक्टर ऐसा है, मान लो p बार वेक्टर है, एक दूसरा कोई वेक्टर है, मान लो q बार वेक्टर है, ओके। एक p बार है, एक q बार वेक्टर है, ओके। और या तो मैं नाम बदल रहा हूं अभी के लिए, नाम बदल रहा हूं, मान लो ये a बार है, ये दूसरा b बार है, ओके। और एक तीसरा वेक्टर c बार है स्टूडेंट्स। c बार कैसे आएगा, इस तरीके से। तो क्या ये वेक्टर जहां शुरू हुए थे वही खत्म हो गए स्टूडेंट्स। हमने a का इनिशियल पॉइंट जो था, तो a से फिर आगे a यहां तक गया, फिर a का हेड जहां पे वहां b का टेल है, b का हेड जहां पे वहां पे c का टेल है, और c का हेड जहां पे है वहां पे a का टेल है। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे तीनों वेक्टर्स मिला जुला के जहां से शुरू हुए थे वहीं पे खत्म हो गए, मतलब उनकी कोई एडिशन है ही नहीं, उनकी कोई एडिशन नहीं है, समझ रहे हो, उनकी कोई एडिशन नहीं है, मतलब एडिशन 0 है। तो a बार प्लस b बार प्लस c बार को हम कह सकते हैं 0 बार, ऐसी सिचुएशन हो गई। इनमें वेक्टर्स में कुछ एंगल भी हो गए स्टूडेंट्स, राइट। ये ऐसे कुछ एंगल्स है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, ठीक है। जो एंगल a और b के बीच में है उसको मैं बोल रहा हूं, मान लो एंगल थीटा 3, इसको बोल रहा हूं मैं b और c के बीच में का थीटा 1, और ये बोल रहा हूं मैं थीटा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो थीटा 1 किसके बीच में का एंगल है,
इट इज एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार। ध्यान से देखना, ए छोड़ के बी सी के बीच में का एंगल को फर्स्ट एंगल बोला, फिर बी छोड़ के सी और ए के बीच में जो एंगल रहेगा उसको थीटा 2 बोला, और जो एंगल ए और बी के बीच में रहेगा उसको थीटा 3 बोला है। ये ऐसे नोटेशन दिए। तो लैमीज थ्योरम क्या बोलता है? लैमीज थ्योरम आपको बोलता है ए वेक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू बी वेक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू सी वेक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन थीटा 3। ये है लैमीज थ्योरम। एकदम साइन रूल के जैसा ही है स्टूडेंट्स, एकदम साइन रूल के जैसा ही है। आपको बस समझना है कहां पे कौन सा एंगल आ रहा है। ठीक है, ये जो थीटा 1 आ रहा है, ये थीटा 1 जो है वो बी और सी के बीच में का एंगल है। ओके, जो थीटा 2 है, जो थीटा 2 है वो सी और ए के बीच में का एंगल है, और जो थीटा 3 है, जो थीटा 3 है वो ए और बी के बीच में का एंगल है। परफेक्ट है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर है। इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, एक और डायग्राम निकाल देता हूं बाजू में मैं आपको, उसके बाद आप लिख लीजिए। आप सबको पता है कि वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी डायग्राम को जो मैंने लेफ्ट में निकाली है, उसी डायग्राम में ए बार और बी बार को मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा, और सी बार सब लोग टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखा है आपने, वैसी डायग्राम बन जाएगी स्टूडेंट्स। ये ए बार वेक्टर ऐसे निकाला, बी बार वेक्टर देखो मैंने बी की डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, पैरेलली बस उसको शिफ्ट कर दिया है। सी की भी डायरेक्शन नहीं बदली है, उसको पैरेलली शिफ्ट करके सबको टेल टू टेल ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी के बीच में के एंगल को मैं थीटा 1 बोलूंगा, सी और ए के बीच में के एंगल को मैं थीटा 2 बोलूंगा, और ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको थीटा 3 बोलूंगा। ये तीनों इस तरीके से हो गए एंगल्स। तो डायग्राम आपको कैसे भी दे सकते हैं। एक तो ट्रायंगल बना के दे दिया, ट्रायंगल में मैंने क्या किया, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल ज्वाइन किया है, और अभी जो डायग्राम निकाली उसमें टेल टू टेल टेल टू टेल टेल टू टेल ज्वाइन किया सबको। सबकी टेल टेल जुड़ी हुई है, टेल टेल जुड़ी हुई है। चाहे हेड टेल जोड़ के आपको डायग्राम दे या टेल टेल जोड़ के डायग्राम दे, आपको समझना चाहिए एंगल कैसे बनता है, और लैमीज थ्योरम इस तरीके से लगाते आना चाहिए। ओके, लिख लीजिए, फिर इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर लिमिट लगा के इसे सॉल्व करने के लिए बोला अपना डिफरेंशियल लगाया गया
अभी तो क्लास कलम यहाँ से कंटिन्यू करें। यस यस आई विल वेट। लिख लीजिए बच्चों, ध्यान से लिख, अच्छे से लिख लीजिए। अभी के लिए यही स्टॉप करता हूँ। ये तो शुरू हो गया साइक्लोन उठ चुका है डायरेक्ट ऑनलाइन जाके हम बोले कि क्या हो रहा है हम लोग आए डन डन स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन देने से पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको लिख देता हूँ। हर छोटी छोटी चीज हमें कवर करनी है, हर छोटी छोटी चीज हमें कवर करनी है। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने क्लास में ऐसा किया था, पी बार क्यू बार, और जब पैरेललोग्राम लॉ लगाया था हमने, तो उसका एडिशन आर बार ऐसा लिखते थे हम। एडिशन आर बार मैं कैसे लिखता था, मैं पिंक कलर से रेड कलर से इसके डायग्राम निकाला करता था, ऐसे आपको आर बार दिखाया था मैंने, है ना। और जब पूरा एंगल था, पूरा एंगल को हम थीटा बोला करते थे, ठीक है। तो उसमें से ये जो छोटा एंगल है ये अल्फा हो गया, इसको आप अल्फा बोल सकते हैं, और इसमें आप बीटा लगा सकते हैं, ठीक है, इसको आप बीटा बोल सकते हैं। तो इसी डायग्राम को अगर ट्रायंगल से निकालें, इसी डायग्राम को ट्रायंगल में निकालेंगे तो कैसा होगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा कि आप हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे मतलब ये आपका पी बार हो जाएगा, ये आपका क्यू बार हो जाएगा, और आर बार आपका वैसा ही निकलेगा, उसी डायरेक्शन में निकलेगा, कुछ अलग नहीं निकलने वाला है, ठीक है, वैसा ही निकलने वाला है आर बार। ओके, अच्छा एंगल ध्यान से देखिए, एंगल जो है ये पी और क्यू के बीच में का थीटा दिया है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा, ओके, और यहां का एंगल आपका हो जाएगा बीटा। आप सिंपल ज्योमेट्री भी लगा के देखिएगा तो यही चीज मिलेगी आपको, दोनों डायग्राम सेम ही है, सेम एंगल्स है, सेम वेक्टर्स है, ठीक है, सिर्फ एक में हेड टू टेल ज्वाइन किया है, दूसरे में पहले में टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ है। तो इन दोनों केस में यहां पे भी लॉ ऑफ साइंस लगेगा, साइन रूल लगेगा स्टूडेंट्स। यहां पे अगर किसी ने आपको लॉ ऑफ साइंस लगाने का बोला तो यहां पे भी लगता है, सिर्फ लैमिस थ्योरम ही नहीं है, यहां पे भी लॉ ऑफ साइंस लगता है। और इसमें कैसे लगेगा ध्यान से देखना है, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, तो जहां जहां ट्रायंगल बनेगा तो ऐसा लॉ ऑफ साइंस लग ही सकता है। तो यहाँ पे बनेगा P डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, P डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय समथिंग। कैन यू गेस स्टूडेंट्स, P डिवाइडेड बाय कौन सी टर्म होगी, P डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैन यू गेस। सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, P डिवाइडेड बाय क्या आएगा इसमें। ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, किसके अपोजिट कौन सा है, कौन से साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, उस हिसाब से बताइए। इस डायग्राम में P के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ट्रायंगल वाली डायग्राम से आसानी से समझ में आएगा। वेरी गुड, बीटा दिख रहा है, तो मैं नीचे लिखूं, नीचे क्या लिखूंगा, साइन बीटा, साइन बीटा। अच्छा Q डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, Q डिवाइडेड बाय क्या लिखूं स्टूडेंट्स, Q डिवाइडेड बाय, Q डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, Q के डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, बाकी दोनों वेक्टर के बीच में का एंगल, दैट इज P और R के बीच में का एंगल, दैट इज साइन अल्फा लिखेंगे। ओके, साइन अल्फा लिखेंगे। और लास्टली R डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, R डिवाइडेड बाय लिखेंगे साइन थीटा। बहुत अच्छा, लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नीचे दे रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स अभी ये स्लाइड चल रही है तो हमें ये स्लाइड पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, लास्ट स्लाइड थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे उसका। कैन डू इट, पहले मुझे क्वेश्चन लिख दो आपको, फिर आगे, तब तक आप ऊपर का लिख लीजिए। उनको जो आदेश मिला वो करो, दिमाग लगाने का नहीं। मैं अपना केबिन में साफ करता हूँ, ये वाली काम करता है, अपने बाहर बोल, आपके पास टेंथ का पीडीएफ है, टेंथ का
आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए मैंने मुझसे खाली क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, ब्लू कलर में क्वेश्चन आपको लिख के मिल रहा है। एक्स बार वाई बार यू बार आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में जैसे दिखाया हुआ है। x इज इक्वल टू 4 न्यूटन। x जो है ये फोर्स की वैल्यू है 4 न्यूटन। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है y और z। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी, y और u, y एंड u, ये दो फोर्सेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये दो फोर्सेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको थोड़ी सी कोई ट्रिग्नोमेट्री की अगर हेल्प लगने वाली हो तो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का मैं फॉर्मूला भी एक याद दिला दूं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इनमें से किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत अगर पड़ी तो वो आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लो सवाल। मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ, किसी का सही y का जवाब u का जवाब आता है क्या। अभी अभी पढ़े हुए थ्योरम में से ही आपको कोई थ्योरम लगा के देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स।
आया स्टूडेंट्स आंसर? लास्ट स्लाइड अब जिनको देखनी है मैं दिखा सकता हूँ, देख लीजिए, क्योंकि लास्ट स्लाइड वाला ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? लैमिस थ्योरम का होगा। इक्विलिब्रियम में बोला है मतलब बैलेंस बोला है मतलब लैमिस थ्योरम का ही फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं? अच्छा, एक तीसरा एंगल मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं, क्या आप लोगों को निकालते आया वो तीसरा एंगल कौन सा होगा? क्या होगा? तीसरा एंगल क्या होगा आपको निकालते हैं? वेरी गुड, 150 डिग्री होगा। कैसे निकाल लिया भाई? टोटल इज इक्वल टू 360 किया होगा, है ना? टोटल एंगल 360 होना चाहिए, इस हिसाब से ये आप निकाल सकते हैं। ये एंगल मुझे पता नहीं, मान लो मैं इसको अभी थीटा बोल दूं, तो सीधी बात है स्टूडेंट्स कि 90 डिग्री एक एंगल है, 120 डिग्री एक एंगल है, प्लस थीटा एक है, मिला जुला के होना चाहिए 360 डिग्री। इस पर से आपको सॉल्व करके थीटा आ रहा है 150 डिग्री। आप बता देंगे लैमीज थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा? बाय लैमीज थ्योरम, बाय लैमीज थ्योरम, इक्विलिब्रियम में है इसलिए बाय लैमीज थ्योरम व्हाट विल वी डू? x को क्या डिवाइड करूं, y को क्या डिवाइड करूं और u को क्या डिवाइड करूं, बता दीजिए। x डिवाइडेड बाय कौन सा आएगा? साइन ऑफ व्हाट एंगल? x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, चलो चलो आंसर्स भी आए हैं, वाह वेरी गुड वेरी गुड, कुछ कुछ आंसर्स भी आए स्टूडेंट्स के। लेट अस चेक। x डिवाइडेड बाय आएगा y और u के बीच में का एंगल ना, y और u के बीच में 120 डिग्रीज। y डिवाइडेड बाय आएगा u और x के बीच में का एंगल, दैट इज थीटा, दैट इज 150 डिग्री। और u डिवाइडेड बाय आएगा साइन 90 डिग्रीज। चलो, क्या मैं इसको अगले पेज पे लेके जाऊं स्टूडेंट्स? ये सॉल्व करने के लिए क्या मैं इसको अगले पेज पे लेके जाके ऐसे कर सकता हूँ? यही स्टेप को ले गया मैं नेक्स्ट पेज पे और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। x की वैल्यू 4 न्यूटन दी हुई थी, y की वैल्यू पता नहीं है और u की भी वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, साइन 90 डिग्री सब लोग जानते हैं 1, साइन 120 डिग्री आपने √3/2 फाइंड किया होगा, साइन 150 डिग्री आपने 1/2 फाइंड किया होगा। तो क्या स्टूडेंट्स इससे y मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, y क्या आपको इससे मिल रहा है? y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 और u आपको मिल जाएगा 4 डिवाइड इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3/2। तो y का आंसर में बाय 2 कैंसल हो रहा है, y का आंसर आ रहा है 4/√3 स्टूडेंट्स। y का आंसर आ रहा है 4/√3। यू हैव टू बी केयरफुल इन कैलकुलेशन। 2 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, किसी ने 2 वो एक्स्ट्रा हो गया किसी का। 4/√3 न्यूटन ये आएगा y का आंसर और u का आंसर आएगा स्टूडेंट्स 8/√3 न्यूटन। ये है आंसर्स। किसी का आया था क्या? देखते हैं अपन। यू का 8 बाय, ऋतुज का आंसर शायद सही था, 8/2√3 मतलब ही 4/√3। करेक्ट, ऋतुज का आंसर मुझे सही दिख रहा है सबसे पहले ही। बाकी लोगों ने एक एक जवाब दिया है, किसी ने यू का, हाँ यू का जवाब 8/√3 बहुत लोगों ने दिया है, वेरी गुड। वाई का बहुत लोगों का गलत हो गया है, वाई का ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। यस यस, वाई में ओके, ठीक है ठीक है, वाई का जवाब आप ध्यान से देखिए कैलकुलेट कैसे हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक।
So can you explain how to make angles? Okay, this we did on second day of vectors. एंगल बनाते समय टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है. एंगल लेते समय टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है. ओके, तो जहां जहां टेल है वहां पे तो बहुत आसान है एंगल्स कैसे है. ठीक है, जहां पे हेड है, हेड टू टेल है, वहीं पे थोड़ी दिक्कत जाती है. जैसे कि यार ट्रायंगल की डायग्राम है बेटा, देखो ट्रायंगल की डायग्राम है, तो ट्रायंगल की डायग्राम में पी बार और क्यू बार को हेड टू टेल ज्वाइन किया है. तो मैंने क्या कर दिया, क्यू बार का टेल दिख रहा है, पी बार का वहां हेड है, तो पी बार को भी आगे इमेजिन कर लिया. मान लो पी बार ऐसे होता तो फिर ये पी बार का हेड आगे चला जाता तो ये टेल बन जाता था. तो फिर ये टेल टेल को ज्वाइन करके जो एंगल आया वो मैंने थीटा दिखाया डायग्राम. समझे? तो वेक्टर के बीच में एंगल जो है हमेशा टेल टेल वाला रहता है. टेल टू टेल ज्वाइन करके जो है उसी को एंगल बिटवीन द वेक्टर बोला जाता है. अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर सेइंग, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंगल किसके अपोजिट, अपोजिट का लेना है बेटा. ठीक है ठीक है ठीक है, तेरा ये सवाल है क्या? ओके, अब समझा मैं, तू यहाँ पे पूछना चाह रहा है. अच्छा, x डिवाइडेड बाय कौन सा आएगा, ध्यान से देखो. x कौन सा वेक्टर है बेटा, x ये वाला वेक्टर दिया था मैंने, ये वाला वेक्टर को x वेक्टर बोला था, तो उसके नीचे कौन सा एंगल आएगा, बाकी दोनों के बीच में का. y और u कौन है, देख डायग्राम में y यहाँ है, u है. y और u के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री, तो यहाँ आया साइन 120 डिग्री. ऐसे ही हर एक के नीचे लैमिस थ्योरम लगाते समय हर एक के नीचे जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर में है उसके डिनोमिनेटर में वो एंगल आएगा जो बाकी दोनों वेक्टर्स के बीच में, बाकी दोनों वेक्टर्स के बीच में का एंगल. इज इट क्लियर? देख ले 150 कहाँ है, 90 कहाँ है, देख ले. गावंडे, इज इट क्लियर बेटा? 120, 150, 90 तीनों एंगल कैसे आया इस केस के? टेल टू टेल ही तो ज्वाइन चाहिए ना हमें, वही तो बोल रहा हूँ. टेल टू टेल जैसा रहता है वही तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स रहता है. तो y और u के बीच में का एंगल कोई तुझे पूछेगा तो इज इट नॉट 120 डिग्री? y और u टेल टू टेल ज्वाइन थे, इसीलिए तो उनके बीच में का एंगल 120 डिग्री है. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टेल टू टेल वाला ही होता है बेटा, टेल टू टेल वाला ही तो सच्ची होता है ना. तो वही तो चाहिए था हमें, वो तो रेडीमेड अच्छी डायग्राम दी है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. ठीक है, कंफ्यूजन तब हो सकता है जब हेड टू टेल है. अगर टेल टू टेल दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है. साइन 90 डिग्री भी लिया ना बेटा, साइन 90 डिग्री तो लिया ना. साइन 90 डिग्री बिना क्वेश्चन कैसे होगा? 90 डिग्री किसके बीच में का एंगल है, देख 90 डिग्री किसके बीच में है, x और y को टेल टू टेल ज्वाइन किया. x और y, x और i वेक्टर के x और y के बीच में 90 है, तो वो u तीसरा वेक्टर u है. तो u के नीचे नहीं क्या आया, साइन 90 लिखा ना मैंने, u डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री लिखा हुआ है ना. अब अगले पेज पे भी लिखा हुआ है, देखो u डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री है ना. साइन 90 की वैल्यू आगे 1 आ गई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 रहती है हमें पता है, तो वो 1 पुट कर दी वहां पे. x में साइन 90 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूल वो है ना. रूल क्या है, रूल है कि x के नीचे वो एंगल आएगा जो y और u के बीच में. क्या y और u के बीच में का एंगल, एक मिनट, तेरा एक कंफ्यूजन मुझे समझ आया. तू क्या ये सोच रहा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ऐसा सोच रहा है क्या? कावन, तेरा कंफ्यूजन मुझे समझ आ गया. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो नहीं बेटा. तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया करते.
जब भी ये इक्विलिब्रियम में है मतलब कोप्लेनर होते हैं। देख एक वर्ड तुझे मैं लैमिस थ्योरम का वापस दिखा दूं यहाँ पे। लैमिस थ्योरम में है इफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर मतलब क्या है, ये सेम प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन के अंदर है। मतलब तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है यहाँ पे कि ये बाहर आ रहा है, यू बार कोई बाहर नहीं आ रहा है, ये सब लोग एक ही प्लेन में है, एक्स वाई एक्सिस में ही है। मतलब दे आर, इट्स लाइक, मैं ग्राफ पेपर निकालू तेरे लिए, देख ग्राफ पेपर निकालते हैं यहाँ पे, ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर देखो, ये हो गया ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर पे तेरे एंगल्स यहाँ पे कौन से है, ये यहां से सपोज कर ले कि दिस इज, मैंने एक्स बार वेक्टर दिया था, दिस इज मैंने वाई बार वेक्टर दिया हुआ था, तो ये एक्स और वाई एक्सिस जैसे जैसे मैंने दिया था, तो इसी प्लेन में यू है बेटा, इसी प्लेन में यू बार है। मतलब ये एंगल यहीं पे 30 डिग्री है और ये 90 है, तो ये टोटल मिला के ऊपर का 120 बन गया था। और यहाँ पे ये नीचे 60 होगा और ये 90 होगा, तो ये मिला जुला के नीचे का 150 डिग्री हो गया। अब समझ गया, एकदम क्लियर है। दे आर इन वन प्लेन ओनली, मतलब ये अपने स्कूल लेवल जैसी डायग्राम है। एक्स और वाई एक्सिस है यहाँ पे, तीसरा जेड एक्सिस नहीं है, कोई कहीं जेड नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में ही पूरा काम चल रहा है, एक ही पेज में सब कुछ है। एक और बार तू क्लियर है करके मुझे टाइप कर देगा तो ही मैं आगे बढ़ू। अच्छा क्लियर ना, एकदम क्लियर। चलो गुड, अच्छा कंफ्यूजन हुआ, नाइस। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नॉर्मल बैकग्राउंड लेके आते हैं ये वाला। अगला एक और छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स अपने पास, डायरेक्शन कोसाइंस। लिखिए हेडिंग, डायरेक्शन कोसाइंस। लिखिए हेडिंग, डायरेक्शन कोसाइंस। हेडिंग लिख के छोड़िए, बाकी मैं पूरा पेज समझा दूंगा, उसके बाद आगे की चीज लिखेगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? एक वेक्टर आपको दिया रहेगा स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिए, उसको मैं आई कैप जे कैप के कैप में लिख रहा हूँ, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ये हम बहुत दिनों से ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसी फॉर्मेट में हमने डॉट प्रोडक्ट भी किया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी किया था, ये सब आपको पता है। जहाँ आई जे के कहाँ के यूनिट वेक्टर्स है, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग के रिस्पेक्टिवली यूनिट वेक्टर्स है। अच्छा, अब तीन एंगल्स डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, देखना, एक अल्फा एंगल, एक बीटा एंगल और तीसरा गामा करके। ये गामा जो है ये आर जैसा दिखता है, स्मॉल आर लेटर जैसा दिखता है आपको, थोड़ा फर्क होता है, अल्फा बीटा गामा इसे कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन पी बार एंड एक्स एक्सिस, पी बार और एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स पॉजिटिव एक्सिस के बीच में का एंगल अल्फा बोलेंगे। पी बार का वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ का एंगल को बीटा बोलेंगे, और पी बार के जेड एक्सिस के साथ जो आएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, उसको गामा बोलेंगे। okay? उस वेक्टर को, उस एंगल को गामा बोलेंगे। अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल्स है। अच्छा, क्या आपको P की वैल्यू याद है स्टूडेंट्स? P होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये हम लिख चुके हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो ये दो चीजें आपको ऑलरेडी पता थी। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा वाला क्या कनेक्शन है देखना। तो ये कनेक्शन इस तरीके से, पी एक्स की वैल्यू पी वाई की वैल्यू और पी जेड की वैल्यू का अल्फा बीटा गामा के साथ कनेक्शन आता है। पी एक्स की वैल्यू होती है पी मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, ये वैल्यू आती है पी मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा,
और ये वैल्यू p मल्टीप्लाइड बाय कॉस गामा, पी एक्स पी वाई पी जेड की ये वैल्यूज आती है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से इनका संबंध है। ये जो वैल्यूज आई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस क्यों, कॉस है ना, कॉस कॉस कॉस, इसीलिए स्टूडेंट्स कॉस को कोसाइन इसका लॉन्ग फॉर्म रहता है। कोसाइन से डायरेक्शन वर्ड क्यों बोला, क्योंकि अल्फा बीटा गामा किसके साथ का एंगल है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन, जेड एक्सिस के साथ के डायरेक्शन के साथ ही है अल्फा बीटा गामा एंगल से, इसीलिए कॉस वैल्यूज को कहा गया डायरेक्शन कोसाइंस। और उनमें हमें एक बहुत अच्छा रिलेशन मिलने वाला है स्टूडेंट्स, कैसे मिलेगा देखिए। अब मैं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा देखना, P इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दू दोनों साइड पे, P का स्क्वायर कर देता हूं तो रूट हट जाएगा, फिर px का स्क्वायर है, कैन आई राइट px का स्क्वायर मतलब p cos अल्फा का स्क्वायर, दूसरी टर्म हो जाएगी p cos बीटा का स्क्वायर, और तीसरी टर्म हो जाएगी p cos गामा का स्क्वायर। देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड से भी पी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीन टर्म बची। ठीक है, अब पी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, दोनों साइड पे काइंड ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करके पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देयरफॉर डायरेक्शंस कोसाइन में क्या संबंध आ रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर की टोटल 1 आती है। ये रिलेशन हमें मिला, ये याद रखना है। इस पे सवाल पूछेंगे, हम करते हैं, बुकलेट में से मैं आपको सवाल ढूंढ के इस पे दिखाता हूँ, लिख लीजिए स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर भी कॉमन क्यों नहीं लिया बेटा, कॉस स्क्वायर नहीं कॉमन आया करता क्योंकि कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर और अल्फा का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, कॉस वो अल्फा का ही कॉस है, तो कॉस को कैसे कॉमन लेंगे ना, कॉस ये अल्फा का कॉस है, अल्फा एंगल का कॉस और बीटा एंगल का कॉस है। ओके, आप तो एक एक मिनट अगले पेज पे बता दो, इसका सवाल आया है तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी आपको एग्जाम में पूछेंगे अगर कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो क्या मैं आप साइन कॉमन लेके ऐसा बोल दोगे साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री, ऐसा लिखोगे क्या स्टूडेंट्स? देखते हैं तो आता है क्या, सही देखते हैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहां से डिनोमिनेटर 2 कॉमन है, क्या 1 प्लस √3/2 की वैल्यू 1 होती है क्या स्टूडेंट्स? होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना, राइट, सबको समझ आ रहा है ये गलत है। क्यों गलत है, लास्ट स्टेप क्यों गलत है, नॉट इक्वल टू होगा, लास्ट स्टेप क्यों गलत है, क्योंकि उसके पहले की स्टेप गलत है, क्योंकि उसके पहले की स्टेप गलत है, ऐसे मतलब क्यों स्टेप गलत हो गई, ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि ऐसे साइन कॉस चीजें कॉमन नहीं आती स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन 30 डिग्री का ये मतलब थोड़ी ना है, साइन 30 डिग्री का मतलब ये थोड़ी है एस इंटू आई इंटू एन इंटू 30 डिग्री, ऐसा मीनिंग है क्या इसका? नहीं, जब चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती है तो कॉमन आती है स्टूडेंट्स, ओके, ये मीनिंग नहीं है ना इसका, ऐसा मीनिंग नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि SIN × 30 डिग्री, ऐसा नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं, जहां जहां मल्टीप्लाइड होता है वहां चीजें कॉमन आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पी स्क्वायर और कॉस में, पी और कॉस में मल्टीप्लीकेशन था, पी और कॉस बीटा में, पी और कॉस में मल्टीप्लीकेशन था, तो वो कॉमन है, लेकिन कॉस और अल्फा ये चीजों में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, इसके लिए वो कुछ कॉमन नहीं आएगा। Okay, चलो लिख लीजिए।
लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नोट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पे एक इजी क्वेश्चन मैं देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, फिर इसके आगे आपको कुछ क्वेश्चन बुकलेट से हम लेंगे। क्वेश्चन सिंपल आपको दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो गामा की वैल्यू पूछी। गामा फिल इन द ब्लैंक है। okay? अल्फा बीटा गामा क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो गामा की वैल्यू पूछी है, लगाइए अभी वाला फॉर्मूला और देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। cos 60 डिग्री याद होगा आपको वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है। इस पर से थोड़ा आगे सॉल्व कीजिए, अच्छे से एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, देखिए गामा क्या ला पाते, क्या आता है आपका आंसर। लेट्स चेक। ओके, इंद्रजीत का कुछ आंसर आ रहा है। ओके, ठीक। बाकी और किसी का आंसर आता है, लेट्स वेट। ओके, ओके, बहुत लोग का 45 डिग्री आ रहा है। चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4। कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ वैल्यू आ रही है
कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज पॉसिबल स्टूडेंट्स, प्लस रूट टू या तो माइनस वन बाय रूट टू, प्लस वन बाय रूट टू या तो माइनस वन बाय रूट टू स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से गामा के आंसर भी दो आएंगे स्टूडेंट्स, है ना। ये होता है 45 डिग्री का कॉस, या तो अब बताएगा कोई अनदर पॉसिबिलिटी क्या है? क्या कॉस की वैल्यू निगेटिव भी होती है? कोई ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होती है क्या स्टूडेंट्स? होती है, होती है ना, होती है ना। किसके लिए होगी? 150 के लिए नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, 150 के लिए नहीं होगी। यस, ओंकार कदम, वेरी गुड, वेरी गुड। जो 135 डिग्री के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, देखो पिछले पेजेस पे जाओ, आपको लेट अस शो इट टू यू अगेन। कुछ पेज पहले ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला था cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई थी माइनस वन अपॉन रूट टू मिली थी, मतलब माइनस ऑफ cos 45 डिग्री मिला था, तो वो होगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 180 माइनस 45 कितना होता है? 135 डिग्री। टेंशन ना लिया करो स्टूडेंट्स, लिख लो। डन है, ठीक है। अच्छा, बुकलेट में कहाँ पे है वो सवाल, मैं आपको नंबर ढूंढ के देता हूँ। उसके पहले मुझे सवाल याद है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको सिंपली पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालने को पूछा है, ठीक है। ये सवाल है, कहाँ पे है मैं ढूंढ के दूंगा आपको। अभी आप सवाल लिख के कोशिश कीजिए, ट्राई टू गेट द आंसर।
होगा पता नहीं क्या कितने साल पहले का है ये। कितनी जगह हो गई है, जगह नहीं देखिए आप हाँ, वो भी ले आना है। ये स्टूडेंट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर। ये एकदम एग्जैक्टली आपके बुकलेट का ये स्नैपशॉट है जहां से ये क्वेश्चन लिया है। दिस इज ब्रेन टीजर एक्सरसाइज, दैट इज मेडिकल बुकलेट सेकेंड एक्सरसाइज। मेडिकल बुकलेट का सेकेंड एक्सरसाइज ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। ठीक है, दिया है वेक्टर मिक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस देन साइन स्क्वायर वगैरह वगैरह की एडिशन क्या होगी, ये पूछा गया है। देखते हैं कैसे आएगा, कैसे आएगा स्टूडेंट्स। हमें सबको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं, यही आज हमने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइंस में ये रिलेशन होता है। बट क्या हम स्कूल में एक और चीज पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? एवरीवन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? क्या हम कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा? क्या कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा? ये 1 आ जाएगा, ध्यान से ऐड करना सब, 1 1 1 3 हो जाएंगे। 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस स्टेप पे कुछ लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक करके -2 बोला है, बट स्टूडेंट्स -2 नहीं आएगा, प्लस में आएगा। देख चेक करो ध्यान से, 3 माइनस 1 आ रहा है तो 2 आ रहा है। स्क्वायर्स की एडिशन है, निगेटिव थोड़ी आनी है, वैसे भी स्क्वायर्स की एडिशन हमेशा पॉजिटिव आनी है, तो आंसर इज 2, दैट इज थर्ड ऑप्शन आप टिक करते थे। चलो अगला सवाल बता सकते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास थ्योरी है, इसकी भी थ्योरी है आपके पास ऑलरेडी, इसकी थ्योरी आपके पास है। इसकी थ्योरी आपके पास है ऑलरेडी, देखते हैं किसको जवाब निकालते आता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस आर, मैं आपको हिंट में फॉर्मूला याद दिला दूं आपको, पी एक्स पी वाई पी जेड का क्या हमने आज फॉर्मूला देखा, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, पी वाई इज इक्वल टू पी कॉस बीटा, पी जेड इज इक्वल टू पी कॉस गामा, करेक्ट। ये फॉर्मूला हुआ करता था स्टूडेंट्स। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 1 है, आई कैप के साथ क्या है वो 1 है, तो पी एक्स की वैल्यू 1 है, पी वाई की वैल्यू भी 1 है, और पी जेड की वैल्यू √2 है, पी जेड की वैल्यू √2 है। इस हिसाब से कैन यू फाइंड पी फ्रॉम दिस, कैन यू फाइंड पी फ्रॉम दिस? पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होता है फॉर्मूला पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट ऑफ 1 और 1 और 2, रूट ऑफ 4, 2 वैल्यू आ रही है पी की वैल्यू 2 आ रही है, लगा दो, लगा दो, आंसर भी आ रहा है, स्टूडेंट्स ने आंसर भी दे रहे हैं अब आंसर भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस अल्फा इससे हो जाएगा पी एक्स डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, यहां से आप ला लोगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी, मतलब नहीं नहीं नहीं, सेकेंड ऑप्शन आंसर दे रहे हो आप, नहीं सेकेंड ऑप्शन आंसर, ये जवाब तो नहीं लग रहा है मुझे सही। पी एक्स अपॉन पी होगा ना, पी एक्स अपॉन पी, तो कॉस अल्फा तो 1/2 आ रहा है, कॉस अल्फा तो 1/2 आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो
यस, थर्ड ऑप्शन कॉस अल्फा। हाँ अच्छा, टू आप बोल रहे थे पी की वैल्यू, सॉरी आप लोग पी की वैल्यू के लिए टू बोल रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया बच्चों, दैट्स परफेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 आ रही है। वैसे ही क्या आप निकाल लोगे कॉस बीटा? कॉस बीटा भी आपका वैसे ही आ रहा है क्या, वही आ रहा है क्या? पी वाई बाय पी, मतलब वो भी 1/2 आ रहा है। कॉस गामा थोड़ा अलग आ रहा है आंसर, पी जेड बाय पी। पी जेड की वैल्यू √2 3, √2, तो √2/2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/√2। तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपना थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ऐसा ही, तो आप ऑप्शन चुन लोगे थर्ड ऑप्शन। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन जरूर ऐसे टाइप में कोई क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो टाइप समझ आ गया, नंबर कुछ अलग भी रहेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे और सही जवाब निकालेंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स? चलो अब अपना सिलेबस कितना हो गया स्टूडेंट्स बताओ। मैं 90% से ज्यादा हो गया, हमने चैप्टर 90% से ज्यादा फिनिश कर चुके हैं। ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। 90 से ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े और क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल और थोड़े क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, आज थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा ग्रुप पे, वो ट्राई करना। और कल हम और क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर मैं कल बोल सकूंगा कि चैप्टर हमारा 100% हो गया करके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सी यू टुमारो सेम टाइम। और क्या पढ़ाने का क्या करेंगे? Yes, theory is finished. Bye students, welcome.